गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट्स। उत्थान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग उपसर्ग के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उपसर्ग कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए एक महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए सभी विद्यार्थी आप जल्दी से जल्दी उत्थान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़ जाइए। हम उपसर्ग जो पहला पार्ट हमने पढ़ लिया था और दूसरा पार्ट अभी शुरू करने जा रहे हैं। कक्षा शुरू होने से पहले सभी विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, तो एक बार छोटी सी श्लोक के माध्यम से मैं अपनी कक्षा आरंभ करना चाहूँगा। प्रिय विद्यार्थियों, हम अक्सर कक्षा के अंदर पढ़ते रहते हैं कि प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जनत्वः तस्मात् तदेव वक्तव्यम् वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन अर्थात व्यक्ति को प्रिय वाक्य बोलना चाहिए। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जनत्वः, प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम्, अर्थात हमें हमारे वचन में किसी भी प्रकार की दरिद्रता यानी कि दरिद्रता नहीं करनी चाहिए। हमेशा शुद्ध, मीठी और प्रिय वाणी बोलनी चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, इसी श्लोक के साथ मैं अपनी कक्षा आरंभ करना चाहूँगा। उपसर्ग भाग 2, सभी विद्यार्थियों की नज़र बोर्ड की तरफ होनी चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, हम संस्कृत के 22 उपसर्गों के बारे में बात कर रहे थे। हमने काफ़ी उपसर्ग पढ़ लिए हैं। अब हम उपसर्ग की कल हमने निस क्लास को छोड़ा था। निस के बाद में विद्यार्थियों अगला हमारा उपसर्ग है वो है दुर। दुर उपसर्ग सभी विद्यार्थियों की नज़र एक बार बोर्ड की तरफ होनी चाहिए। विद्यार्थियों, यहाँ से परीक्षा के अंदर अपने को पूछेंगे कि दुर्गुण शब्द, दुर्भावना, दुर्गंध, दुर्दिन और दुर्ग, इन शब्दों के अंदर कौन सा उपसर्ग है। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले ये शब्द हमें परीक्षा के अंदर दिया हुआ मिलेगा 10वीं कक्षा में और ऑप्शन के माध्यम से पूछेंगे। इसलिए विद्यार्थियों, पहली बात हमें दिमाग में ये रखनी है कि दुर शब्द के अंदर संस्कृत में हमेशा रे हलंत वाला होगा, अर्थात रे छोटा होगा। जो हमने पिछले क्लास के भाग 1 में सारणी में इस अच्छी तरीके से देखा था कि दुर में रे छोटा हो रहा है या बड़ा, ऊ की मात्रा बच्चों छोटी होगी और रे हमेशा कौन सा रहेगा, हलंत वाला रहेगा। अब देखिए बच्चों, परीक्षा के अंदर आपको पूछेंगे कि दुर्गुण शब्द के अंदर कौन सा उपसर्ग है, दुर्भावना शब्द में कौन सा उपसर्ग है, दुर्गंध शब्द में कौन सा उपसर्ग है, दुर्दिन शब्द में कौन सा उपसर्ग है और दुर्ग शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो विद्यार्थियों, बड़ी आसानी से आप देख सकते हो, जिस संस्कृत के अंदर दू के बाद में यदि किसी शब्द में रे ऊपर उड़ा हुआ आपको देखने को मिले तो वहां बच्चों हमेशा दुर उपसर्ग होगा। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। अब यहाँ से बच्चों देखना, सारे के सारे जो शब्द हैं उन शब्दों में दू के बाद में रे ऊपर उड़ा हुआ है। तो ये हमारे पास में छोटा सा एक ट्रिक दिमाग में रखना है। क्या रखना है कि दू के बाद में यदि रे ऊपर उड़ा हुआ मिले तो उस शब्द में हमेशा दुर उपसर्ग होगा। यहाँ पर भी इस शब्द में भी बच्चों दुर उपसर्ग होगा, दुर्गंध शब्द के अंदर भी दुर उपसर्ग होगा, दुर्दिन शब्द के अंदर भी दुर उपसर्ग होगा और दुर्ग शब्द के अंदर भी क्या होगा बच्चों, दुर उपसर्ग होगा। अर्थात संस्कृत के अंदर दू के बाद में कोई भी रे ऊपर उड़ा हुआ आपको देखने को मिले तो वहां हमेशा बच्चों दुर उपसर्ग होगा। ये आपको दिमाग में रखना है। उसके बाद में हम अगले उपसर्ग की बात करें बच्चों तो हमारा है निरुपसर्ग। निरुपसर्ग के अंदर कौन सी बात दिमाग में रखनी है, दुर वाला सेम कंसेप्ट एक बार दिमाग में रखना। नी के बाद में कोई भी बच्चों रे ऊपर उड़ा हुआ मिले तो वहां सामान्यतः संस्कृत के अंदर निरुपसर्ग होता है। कैसे होता है बच्चों, देखो हमारे पास में शब्द है निर्जन। निर्जन शब्द में नी के बाद में रे ऊपर उड़ा हुआ मिल रहा है। निर्धन शब्द, इसके अंदर बच्चों रे ऊपर उड़ा हुआ मिल रहा है। निर्वाचन शब्द के अंदर भी रे ऊपर उड़ा हुआ मिल रहा है और निर्गुण शब्द है, इसके अंदर भी रे ऊपर उड़ा हुआ मिल रहा है और निर्वाण शब्द है, इसके अंदर भी बच्चों रे ऊपर उड़ा हुआ मिल रहा है। तो इन सारे के सारे शब्दों के अंदर हमेशा बच्चों निरुपसर्ग होगा। इसके अलावा 3 कठिन शब्द है, जैसे ये अच्छी तरीके से दिमाग में रखना बच्चों। यदि पेपर बनाने वाला थोड़ा सा कठिन पेपर का लेवल लेके जाए तो आपके सामने या तो निरोग शब्द दिया हुआ मिलेगा या नीरव शब्द या नीरस शब्द। इन तीनों शब्दों के अंदर बच्चों देखो नी की मात्रा बड़ी है, बाकी वालों में सारे के सारे नी की मात्रा छोटी है। उसके बावजूद भी निरोग शब्द है, इसके अंदर भी बच्चों निरुपसर्ग होगा। साथ ही साथ निरुप शब्द के अंदर भी बच्चों निरुपसर्ग होगा। निरस के अंदर भी कौन सा उपसर्ग होगा बच्चों, निरुपसर्ग होगा। इसलिए आप अच्छी तरीके से इस शब्द को अपने दिमाग में रखना। 3 शब्द निरोग, निरव और निरस, इसके अंदर निरुपसर्ग है। और बाकी वाले सारे शब्दों की यदि हम बात करें तो संस्कृत के अंदर नी के बाद में कोई भी रे ऊपर उड़ा हुआ देखने को मिले वह हमेशा सामान्यतः बच्चों कौन सा उपसर्ग होगा, निरुपसर्ग होगा।
तो ये दो बातें दिमाग के अंदर विशेष रूप से रखना। आगे हम लोग उपसर्ग की कक्षा को आगे लेके जा रही है, तब तक विद्यार्थियों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप आसानी से नोट्स बना सकें। और कक्षा 10वीं के अंदर बच्चों, मैं आपको विश्वास दिला के या गारंटी के साथ कहता हूं कि जो जो बातें हम लोग यहाँ क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं, एक भी शब्द यहाँ से बार परीक्षा में नहीं देखने को मिलेगा। इसलिए सच्ची श्रद्धा और ईमानदारी के साथ इस क्लास का आप आनंद लेते रहिए और उत्थान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए। आगे बच्चों हम बात करें तो निर के बाद में बच्चों हमारे सामने बहुत आसान सा एक शब्द आता है नी। यानी संस्कृत के अंदर देखिए, जिस शब्द की शुरुआत में नी छोटी देखने को मिले वहां सामान्यतः बच्चों कौन सा उपसर्ग होगा? नी उपसर्ग होगा। हमारे पास में बच्चों शब्द है निकास, नी प्लस कास। इसके अंदर बच्चों कास मूल शब्द है और नी उपसर्ग है। निवास शब्द है बच्चों नी प्लस वास। निगम शब्द है बच्चों नी प्लस गम। इन शब्दों में नी उपसर्ग है और यहाँ पर नी उपसर्ग यानी सामान्य शब्द है तीनों ही। तो परीक्षा के अंदर आपको निगम देखने को मिलेगा, निवास देखने को मिलेगा और निकास देखने को मिलेगा, जिसके अंदर नी प्लस कास, नी प्लस वास और नी प्लस गम, इन शब्दों के अंदर नी उपसर्ग है। उपसर्ग की क्रिया को हम आगे बढ़ाते हुए बच्चों देखते हैं। अगला हमारा उपसर्ग आता है बच्चों पर। पर उपसर्ग भी बहुत ही इजी उपसर्ग है। इसके अंदर पे के बाद में नीचे रे ऊपर उड़ा, नीचे रे दिखे। यहाँ पर बच्चों देखिए रे हमेशा नीचे दिखेगा। पे के बाद में किसी भी शब्द में रे नीचे दिखे वह सामान्यतः बच्चों पर उपसर्ग होगा। कैसे होगा? जैसे शब्द आ जाए प्रकार, पर प्लस कार। अगला बच्चों शब्द है प्रकाश, पर प्लस कास। अगला शब्द है प्रमाण, पर प्लस मान। अगला शब्द है बच्चों प्रसार, पर प्लस सार। इन शब्दों में पे के बाद में नीचे रे आपको देखने को मिले वहां सामान्यतः बच्चों हमेशा कौन सा उपसर्ग होगा? वो पर उपसर्ग होगा। उपसर्ग के बाद में अगला अपन उपसर्ग की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है बच्चों परा। संस्कृत के अंदर किसी भी शब्द की शुरुआत परा से हुई है तो वहां सामान्यतः परा उपसर्ग होगा। कैसे होगा? ध्यान से देखना बच्चों, हमारे पास में शब्द आएगा परीक्षा में पराजय, तो पराजय शब्द के अंदर कौन सा उपसर्ग होगा? साथ ही साथ पराकाष्ठा, परावर्तन, पराक्रम, परामर्श। तो आप कमेंट में भी बताइए कि इन शब्दों के अंदर कौन सा उपसर्ग होगा। तो आसानी से देखें बच्चों, तो एक बार आप सबसे पहले शब्द को ध्यान से देखना अपने को कि पराजय शब्द है, पराकाष्ठा है, परावर्तन है, पराक्रम है और परामर्श है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि कौन सा उपसर्ग हो सकता है। पर जैसे शब्द आए बच्चों, तो इसमें आप दिमाग में रखना कि पर कोई संस्कृत के अंदर उपसर्ग होता ही नहीं है। तो पहली बात दिमाग में आ जाएगी, क्योंकि बच्चों पर संस्कृत के अंदर हमने पिछला पढ़ा ये पर है, ये संस्कृत के अंदर उपसर्ग होता है, लेकिन पर कोई उपसर्ग होता ही नहीं है, क्योंकि 22 वाली सारणी में हमने देखा था कि वहां पर परा था। तो ऐसे में इस शब्द में कौन सा उपसर्ग आ जाएगा? परा हो जाएगा। परा प्लस जय, परा प्लस जय। पराकाष्ठा, परा प्लस काष्ठा, परा प्लस वर्तन, परा प्लस कर्म, परा प्लस मर्श। और मैंने आपको बच्चों पहले ही कहा था कि जिस विद्यार्थी को वो सारणी अच्छी तरीके से याद है वो उपसर्ग के सामान्य प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। इसमें सारे के सारे शब्दों में बच्चों परा उपसर्ग होगा। साथ ही साथ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ ही साथ अपने नोट्स में भी इस चीज को अच्छे से नोट कर लीजिए। आगे बात करें, परा के बाद में बच्चों हमारे पास में शब्द आता है परी, और ये भी हमने सारणी में देखा था। परी, परी में पहली बात दिमाग में रखना है कि इसमें री की मात्रा हमेशा छोटी होगी। और क्यों छोटी होगी? क्योंकि हमने बच्चों देखा था जब हमने सारणी लिखी थी, सारणी से एक नोट निकल के आया, वो नोट ये है कि संस्कृत के अंदर हमेशा उपसर्गों में छोटी मात्रा होती है। तो ऐसे में बच्चों यहाँ पर परा के अंदर ई की मात्रा क्या होगी? छोटी होगी। और जब छोटी होने के बाद में यदि इसका हम लोग देखें तो परी प्लस वाद, वाद मूल शब्द है, परी इसका उपसर्ग है। इस शब्द में परी प्लस णाम, परी प्लस णत, परी प्लस णति या नति भी कह सकते हैं, परी प्लस वार। तो इसमें हमें शब्द के आगे वाले पे नहीं ध्यान देना है और अपने को विशेष रूप से उपसर्ग कौन सा लगा है उस पर विशेष रूप से ध्यान देना है। तो इन सारे के सारे शब्दों के अंदर हमेशा परि उपसर्ग होगा। आगे हम बात करें, परि के बाद में बच्चों हमारे पास में शब्द आता है प्रति उपसर्ग। प्रति उपसर्ग से कौन कौन से शब्द है? जैसे देखो प्रतिदिन, प्रतिक्षण, प्रतिमान और प्रतिशोध। इन शब्दों के अंदर प्रति उपसर्ग है। और जब हम हल करेंगे तब देखेंगे बच्चों प्रति प्लस दिन, प्रति प्लस क्षण, प्रति प्लस मान, प्रति प्लस
शोध, ये हमारे पास में शब्द हो जाएंगे बच्चों। और संस्कृत के अंदर आपको कोई भी पूछे कि प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग है, तो बच्चों आप अच्छी तरीके से जानते हो प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग है। और अब आपके लिए छोटा सा यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि प्रतिदिन शब्द के अंदर संस्कृत के अंदर कौन सा समास होगा। जिस विद्यार्थी को पता है वो आप कमेंट में लिख सकते हो कि प्रतिदिन शब्द के अंदर कौन सा समास होगा, क्योंकि हम कक्षा के अंदर ऑफलाइन क्लासों में समास के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। तो ऐसे में जिस जिस विद्यार्थी को पता है कि संस्कृत में प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है, तो आप कमेंट में लिखिए। प्रतिक्षण, प्रतिमान और प्रतिशोध, ये हमारे पास में शब्द है। आगे बात करें, और जिस विद्यार्थी को नियम भी पता है कि प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है और वो क्यों है, वो भी आप कमेंट में लिख सकते हो। आगे बात करें, अगला बच्चों हमारे पास में उपसर्ग है वो है अनु। अनु के शब्द सारे के सारे हमारे पास में पड़े हैं। सभी विद्यार्थियों की नजर एक बार बोर्ड की तरफ होनी चाहिए बच्चों। शब्द है हमारे पास में अनुवाद, अनुमान, अनुसार, अनुसरण और अनुज। इन शब्दों के अंदर परीक्षा में आपको पूछेगा कि अनुवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अनुमान में कौन सा उपसर्ग है, अनुसार में कौन सा है, अनुसरण में कौन सा है और अनुज शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो ये शब्द देखने से हमें सीधा पता चल रहा है कि इन शब्दों के अंदर अनु उपसर्ग है। और अनु उपसर्ग क्यों है, क्योंकि हमने सारणी में इस उपसर्ग के भाग 1 में देखा था कि सारणी में अनु हमारे पास में एक शब्द आया था। तो ऐसे में बच्चों ए तो कोई उपसर्ग होता ही नहीं है, तो ऐसे में यहाँ पर क्या होगा, अनु प्लस वाद, इसमें अनु प्लस मान, अनु प्लस सार, अनु प्लस शरण और अनु प्लस जय। और इनमें से सबसे कठिन शब्द की बात करें तो अनुज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है। इसको बच्चों अच्छे से आप स्टार करके लिख लेना, परीक्षा में अक्सर इसका प्रश्न पूछा जाता है। हर तीसरी साल में अनुज शब्द बार बार रिपीट हो रहा है, तो ऐसे में इस शब्द का भी आप आसानी से या विशेष रूप से इसका ध्यान रखना। आगे बच्चों हम लोग बात करें उपसर्ग में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द आता है कई बार परीक्षा में, उद। यहाँ पर उद है या उत है, कई जगह उत देखने को मिलता है, कई जगह उद देखने को मिलता है। शब्द हमारे पास में बच्चों है उच्चारण। तो संस्कृत के अंदर किसी भी शब्द में आपको ऊ के बाद में डेढ़ वर्ण देखने को मिले, ऊ के बाद में बच्चों डेढ़ वर्ण देखने को मिले, तो वह हमेशा कौन सा उपसर्ग होगा, उद उपसर्ग होगा। जैसे यहाँ पर ऊ के बाद में डेढ़ वर्ण क्या है बच्चों, च और च है, तो सामान्यतः यहाँ पर उद उपसर्ग होगा। और यदि ऑप्शन में आपको उत देखने को मिले, ये 10वीं बोर्ड में आपको ऑप्शन वाला क्वेश्चन आएगा उपसर्ग, पहली बात दिमाग में रखना। ऐसे में यदि आपको उत देखने को मिले तो वहां पर आपको उत सही करना है, ऑप्शन में उद देखने को मिले तो उद सही करना है। यानी ये चीजें ऑप्शन पे निर्भर है कि उद होगा या उत होगा, क्योंकि परीक्षा में इसका कई बार कंफ्यूजन रहता है, उत भी सही है और उद भी सही है। ऐसे में ये आपको ध्यान में ऑप्शन पे रखना है कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, उत दिया हुआ है तो उत करना, उद दिया हुआ है तो उद करना, और दोनों कभी भी नहीं दिए हुए मिलेंगे, ये बात दिमाग में रखना। अगला शब्द है बच्चों उज्ज्वल। उज्ज्वल में भी उद, इसमें भी उद, इसमें भी उद, इसमें भी उद, इसमें भी उद। और साथ ही साथ यदि ऑप्शन में उत देखने को मिले तो बच्चों उत भी सही होगा, ये बात आप विशेष रूप से दिमाग में रखना। उद भी सही है, उत भी सही है। फैसला किसके आधार पे हम लोग करेंगे, फैसला बच्चों ऑप्शन के आधार पे करेंगे कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ मिला है। और ऑप्शन के आधार पे क्यों करेंगे, क्योंकि 10वीं बोर्ड की ब्लूप्रिंट में स्पष्ट दिया हुआ है कि उपसर्ग के प्रश्न हमेशा ऑप्शन वाले ही आएंगे। आगे बात करें तो अगला बच्चों हमारे पास में शब्द है उप। तो उप में कौन सा होगा, उप प्लस कार, उप प्लस वास। ये बहुत ही आसान शब्द है बच्चों, सीधा सा पता चल रहा है। उप प्लस, यहां से ध्यान रखना थोड़ा सा अलग नियम है, वो हम आगे बात करेंगे। नी प्लस आस, इसमें 2 उपसर्ग है। उप प्लस निवेश, इसमें बच्चों नी ये कहां से आया, ये अपन इस क्लास के अंदर ही आगे डिस्कस करने वाले हैं। यहां पर अपने को दिमाग में एक बार उप के बारे में पढ़ना है कि उपकार शब्द, उपवास शब्द, उपन्यास शब्द, उपनिवेश शब्द के अंदर कौन सा उपसर्ग है, तो इनमें हमेशा कौन सा उपसर्ग है, उप उपसर्ग है। आसानी से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में आसानी से इसको नोट कर लीजिए। आगे बच्चों बात करें तो हमारे पास में शब्द है वी उपसर्ग। वी उपसर्ग के कौन कौन से है, तो वी में देखो विदेश। विदेश शब्द में बच्चों वी प्लस देश। अगला शब्द है विशेष, वी प्लस शेष। विवाद, वी प्लस वाद। विमान, वी प्लस मान। विकास, वी प्लस कास। विज्ञान, ये हमने शुरुआत में भी डिस्कस किया था, वी प्लस ज्ञान, विशेष ज्ञान। विद्वा, वी प्लस ध्वा।
यहाँ से एक प्रश्न देखने को मिलेगा बच्चों, विशेष रूप से आप ध्यान रखना, यदि वी का प्रश्न आएगा तो विधवा और विदुर में से एक शब्द देखने को मिल सकता है। वी प्लस धुर, विवाह, वी प्लस वाह, तो ये शब्द है। संस्कृत के अंदर किसी भी शब्द की शुरुआत वी से हुई है तो सामान्यतः बच्चों वहां पर कौन सा उपसर्ग होगा? वी उपसर्ग होगा। अगला उपसर्ग है बच्चों सु। सु में देखिए एक शब्द आता है सुविचार, सु प्लस विचार। ये हम सुबह सुबह प्रार्थना के अंदर भी कई बार देखते हैं कि सुविचार बोली, तो इस सुविचार शब्द में बच्चों हमेशा सु उपसर्ग है। सुरीति शब्द, सु प्लस रीति, सु प्लस रीति, सु से संबंधित दो शब्द है, बाकी कुछ शब्द और है जो आगे अपन डिस्कस करेंगे। उसके बाद में बच्चों बात करें सम उपसर्ग। सम का नियम ये है कि से के बाद में किसी भी शब्द में आपको बिंदी देखने को मिले तो वह सामान्यतः हमेशा सम उपसर्ग होता है। सम का नियम बच्चों दिमाग में ये रखना है कि से के बाद में किसी भी शब्द में आपको बिंदी देखने को मिले तो वहां सम उपसर्ग होगा। कैसे? संधि शब्द है, से के बाद में बिंदी, उपसर्ग हो जाएगा सम प्लस दी। जैसे संचार सम प्लस चार, संसार सम प्लस सार, संयम सम प्लस यम, संगीत सम प्लस गीत, संयोग सम प्लस योग, सहार सम प्लस हार। और मैं बच्चों विशेष रूप से ध्यान ये रखना है कि मैं हमेशा क्या होगा? हलंत वाला होगा। मैं हमेशा हलंत वाला होगा। संधि में देखिए वापस सम प्लस दी। इस प्रकार सम उपसर्ग पूरा हुआ। और इस सम उपसर्ग के साथ ही बच्चों हमने 22 उपसर्गों की डिस्कस कर लिया है कि संस्कृत के अंदर कुल 22 उपसर्ग होते हैं। 22 उपसर्गों के सारे महत्वपूर्ण शब्द हमने ले लिए। आगे हम बात करें उपसर्ग से संबंधित भी कुछ महत्वपूर्ण कठिन शब्द है, यानी कि संस्कृत के अंदर कई बार कठिन शब्द आते हैं बच्चों, वो शब्द आते हैं यण संधि से संबंधित। अभी सभी विद्यार्थियों के ध्यान बोर्ड की तरफ होना चाहिए, यहाँ से एक प्रश्न पूछने की पूरी संभावना है। एक प्रश्न उन आगे वाले सारणियों से पूछेगा, एक शब्द एक यहाँ से देखने को मिलेगा। ऐसे में आप विशेष रूप से ध्यान देना बच्चों, आपके सामने शब्द लिखा हुआ है अभ्यास, अभ्यर्थी, अभ्यागत, अभ्युदय। इन शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? सभी विद्यार्थी एक बार कमेंट में बताइए कि इनमें कौन सा उपसर्ग होने की संभावना रहती है। सबसे पहले बच्चों एक छोटा सा नियम आपको दिमाग में रखना है। कौन सा नियम? यहां से देखेंगे। नियम यह रखना है कि संस्कृत में यदि य, व, र और ले, ये व र ले से पहले, ये व र ले से पहले कोई आधा वर्ण देखने को मिले तो वहां बच्चों यण संधि होती है। वहां यण संधि होती है। ये पहली बात दिमाग में रखना कि संस्कृत में ये व र से पहले कोई आधा वर्ण देखने को मिले तो सामान्यतः वहां पर यण संधि होती है। तो पहली बात तो बच्चों देखो, यहाँ पर ये से पहले आपको आधा वर्ण दिख रहा है, ये से पहले यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है और यहाँ पर भी दिख रहा है। ऐसे में बच्चों यहाँ पर पहली बात तो ये तय है कि यहाँ पे यण संधि है। यण संधि के साथ साथ इसको जब हल करेंगे तो यण संधि के नियम के तहत अपन हल करेंगे और उस नियम से ये सारे के सारे प्रश्न हो जाएंगे। अब किस प्रकार अपन हल करेंगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। उसके बाद में हम देखते हैं कि ऐसे प्रश्न को हल करने का क्या तरीका है। अब ऐसे प्रश्नों को हल करने का बच्चों तरीका ये है कि हल करने का तरीका ये है, आप दिमाग में रखना। अगली हमारी बच्चों हेडिंग होगी हल करने का तरीका। ऐसे प्रश्नों को हल करने का तरीका, ऐसे प्रश्नों को हल करने का तरीका, 3 तरीके आपको दिमाग में रखने हैं। 3 तरीके बच्चों कौन कौन सा? पहला तरीका, सर्वप्रथम बच्चों आधे वर्ण को पूरा करेंगे। सर्वप्रथम आधे वर्ण को पूरा करेंगे, पहला। दूसरा बच्चों ये है फिर
आधे वर्ण के आगे क्या आया हुआ है उसे हटाकर उस आधे वर्ण के आगे क्या आया हुआ है। अब बच्चों आप जानते हो कि आधे वर्ण के आगे क्या आया हुआ होगा, या तो ये आया हुआ होगा या वे या रे और या ले। तो क्या करेंगे, आधे वर्ण के आगे क्या आया हुआ है उसे हटाकर उसके स्थान पर, उसके स्थान पर, उसके स्थान पर का मतलब ये है, एक बार बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में देखो। फिर उसके स्थान पर, उसके स्थान पर का मतलब ये होता है कि यदि, यहां से ध्यान से देखना, यदि बच्चों ये आया हुआ है या वे आया हुआ है या रे है या ले है, तो उसके स्थान पर जो आधा शब्द था हमने उसको पूरा किया था, उसके स्थान पर ई की मात्रा लग जाएगी। ई या ई छोटी बड़ी कोई भी लग सकती है। ऊ की मात्रा, री की मात्रा या लिरी की मात्रा लगा देंगे, यानी ये वैरल हम हटा देंगे और इससे आगे जो शब्द था जिसको हमने पूरा किया है उस शब्द के ऊपर क्या लगा देंगे, ई उरी लिरी की मात्रा लगा देंगे। फिर उसके बाद में फिर बाकी वाले शब्द को, बाकी वाले शब्द को ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों लिख देंगे। बाकी वाले शब्द को बच्चों ज्यों का त्यों लिख देंगे। ये बात हमें दिमाग में रखनी है। तो ये सारे के सारे कठिन शब्द भी हो जाएंगे हमारे हल। कैसे होंगे ध्यान से देखना आप। देखिए बच्चों, अभ्यास शब्द है, सर्वप्रथम आधे शब्द को पूरा करना। अब अपन नियम के हिसाब से चलेंगे। सर्वप्रथम आधे शब्द को पूरा करना, ए, फिर बच्चों देखो भय आधा है, इसको पूरा किया। फिर आगे देखो ये आया हुआ है, फिर आस आया हुआ है, आधे शब्द को पूरा करना। उसके बाद में फिर बच्चों अगला हमारा स्टेप रहेगा कि आधे शब्द को पूरा किया उसके ऊपर मात्रा लगानी। किसकी मात्रा लगानी है, यदि ये आया हुआ है तो ई की मात्रा लगेगी, ये आया हुआ है तो बच्चों किसकी मात्रा लगेगी, ई की मात्रा लगेगी। ये लगा दी हमने ई की मात्रा। फिर ये को हम हटा देंगे और उसके स्थान पे आस कर देंगे। ये को तो हट जाएगा क्योंकि ये के स्थान पे ई की मात्रा आ गई और बाकी वाले शब्द को ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो शब्द हो जाएगा अभी प्लस आस बन जाएगा। अब आपको परीक्षा में पूछेगा कि अभ्यास शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो अभ्यास शब्द में बच्चों अभी उपसर्ग है। आपको लगभग बात समझ में आ गई है। यदि समझ में नहीं आई है तो आपको क्या करना है, आपको वापस एक बार उस नियम को देखेंगे। सर्वप्रथम ये वेरे जो आधा शब्द आया हुआ है उसके आगे हमेशा आधा शब्द आएगा, पहली बात। और जब ये आधा शब्द आएगा तो सबसे पहले आधे शब्द को पूरा करो। पूरा करने के बाद में ये वेरे आया हुआ है तो उसके स्थान पे क्रमशः ई उरी की मात्रा लग जाएगी। अब यहाँ पर ये आया हुआ है तो किसकी मात्रा लगेगी, ई की मात्रा लगेगी। बच्चों शब्द बन जाएगा अभी प्लस आस। एक बच्चों शब्द आता है अभ्यर्थी। अभ्यर्थी में भी कौन सी संधि होगी, देखो यण संधि होगी और अभी प्लस अर्थी शब्द बन जाएगा। सर्वप्रथम आधे शब्द को पूरा करना, पूरा करने के बाद में ये आया हुआ है तो जो आधा पूरा किया है उस शब्द के ऊपर ई की मात्रा लग जाएगी। अभ्यागत, अभी प्लस आगत, अभ्युदय, अभी प्लस उदय, अभी प्लस उदय। अब परीक्षा में आपको पूछेंगे कि अभ्यर्थी शब्द में बच्चों कौन सी संधि है, तो अभ्यर्थी शब्द में हमेशा यण संधि है और उपसर्ग क्या हो जाएगा बच्चों, अभी उपसर्ग। यहाँ पर भी अभी उपसर्ग। अभ्युदय में भी कौन सा उपसर्ग बच्चों, अभी उपसर्ग है। तो आपको लगभग ये बात समझ में आ गई होगी और आगे अपन इस प्रकार अपनी कक्षा को जारी रखेंगे। आप जुड़े रहिए उत्थान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और जितने भी ये कठिन शब्द आ रहे हैं उन सारे शब्दों की चर्चा अपन आगे की क्लास में करेंगे। आज की क्लास बच्चों हम यही समाप्त करते हैं और आज की क्लास में सबसे कठिन बात आई लास्ट वाली बात। तो लास्ट वाली बात को एक बार आप विशेष रूप से ध्यान देना। लास्ट वाली बात में हमने क्या पढ़ा कि संस्कृत के अंदर, वापस जो लास्ट वाली बात पढ़ी वो थोड़ी कठिन थी, उसको वापस समझ रहे हैं तो सभी विद्यार्थी मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे कि संस्कृत में ये व र और ले से पहले कोई भी आधा शब्द देखने को मिले तो वहां पर बच्चों हमेशा यण संधि होगी, पहली शर्त। दूसरी बात, पहली तो यण संधि होगी बच्चों, साथ ही साथ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सर्वप्रथम आधे शब्द को बच्चों पूरा करेंगे। पहला काम करेंगे आधे शब्द को पूरा करेंगे। उसके बाद में आधे शब्द के आगे क्या आया हुआ है
ये आया हुआ है कि वह है कि रह है कि लह आएगा, इन चारों में से, इनके अलावा कोई शब्द नहीं आएगा, ध्यान रखना। ये व र और लह, तो सबसे पहले आधे शब्द को पूरा करना, फिर ये व र ल के हिसाब से अपन मात्रा लगाएंगे। कौन सी मात्रा लगेगी उस शब्द के ऊपर? मात्रा लगेगी ई उ री और लिरी, इनमें से कोई मात्रा लगेगी। तो एक बार मैं आपके सामने नियम वापस लिख लेता हूं। सभी विद्यार्थी ऐसे प्रश्न को हल करने का जो नियम है वो नियम मैं आपके सामने लिख लेता हूं, तो सभी विद्यार्थी अच्छे से नोट करेंगे कि यण संधि के शब्द को, शब्द में से उपसर्ग निकालने के नियम, निकालने के नियम, 3 नियम है बच्चों, दिमाग में रखना। पहला नियम, सर्वप्रथम आधे शब्द को पूरा, आधे शब्द को पूरा लिखेंगे। सर्वप्रथम आधे शब्द को पूरा लिखेंगे। नंबर 2, फिर आधे शब्द के आगे, आधे शब्द के आगे यदि ये व रे और ले आया हुआ है तो आधे शब्द के ऊपर क्रमशः ई उ री और लिरी, ई उ री लिरी की मात्रा लगा देंगे। फिर यानी तीसरा बच्चों, तीसरा नियम हमारा ये है कि ये मैं वापस मिटा रहा हूं यहां से, फिर देखो, फिर ये व रे और ले को हटाकर बाकी वाले शब्द को ज्यों का त्यों लिख देंगे। बाकी वाले शब्द को बच्चों ज्यों का त्यों लिख देंगे। ये 3 नियम दिमाग में रखने हैं। सर्वप्रथम आधे शब्द को पूरा करना, दूसरा आधे शब्द के बाद में फिर ये व र ल आया हुआ है तो आधे शब्द के ऊपर क्रमशः ई उ री और लिरी की मात्रा लग जाएगी। उसके बाद में ई उ लिरी की मात्रा लगने के बाद में फिर ये व रे ले को हटा के बाकी वाले शब्द को ज्यों का त्यों लिख देंगे। एक बार सभी विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में हम आगे शब्द के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। और हल करने के नियम बच्चों हमने अभी 3 लिख लिए हैं। नियम के बाद में बात करें तो शब्द है जैसे अति उत्तम। सर्वप्रथम आधे शब्द को बच्चों पूरा करो, ये पूरा किया। उसके बाद में फिर जो शब्द आया हुआ है ये प्लस उत्तम, अब ये तो हट जाएगा, ये इसके स्थान पे किसकी मात्रा लग जाएगी बच्चों? अति, ई की मात्रा लग जाएगी, अति प्लस उत्तम। तो इस शब्द में कौन सा उपसर्ग है बच्चों? अति उपसर्ग है। अत्यधिक में भी अति प्लस अधिक, देखो तरीका वही है बच्चों, अति प्लस आचार। अब परीक्षा के अंदर आपको पूछें कि अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो आप आसानी से बता सकते हो अति उपसर्ग है। क्यों? क्योंकि ये यण संधि का शब्द है। ये वह से पहले कोई आधा शब्द आया है, सर्वप्रथम इस आधे शब्द को क्या करेंगे बच्चों? पूरा करेंगे। उसके बाद में ये को हटा देंगे और इस आधे शब्द के ऊपर ई की मात्रा लग देंगे और फिर पीछे जो बचता है वो सारा का सारा ज्यों का त्यों लिख देंगे। इसी के साथ ही बच्चों आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं। इससे संबंधित कुछ और शब्दों के बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। सभी विद्यार्थियों को एक बार उत्थान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आप उत्थान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए। हम विभिन्न विषयों का अध्ययन डे बाई डे करवाते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।